संभल जाओ ये मानव, प्रकृति तुम्हें संकेत दे रही है। इसे तुम लपेट रहे थे प्लास्टिक में, आज तुम्हें ये लपेट रही है। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे दूरदर्शन के बेहद इस खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। मैं हूं राकेश। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने कहा कि प्रकृति हमें संकेत दे रही है संभल जाने के लिए, क्योंकि प्रकृति ने हमें वो सब कुछ दिया जिसकी हम चाहत रखते हैं। प्रकृति के सांसों पर ही हम जिंदा है, लेकिन बदले में हमने क्या दिया प्रकृति को? उसको कड़ी चुनौती दी, और आज जो परिणाम है वो सबके सामने है। हम सभी जानते हैं कि मौजूदा दौर में जो हम गुजर रहे हैं कोरोना काल का, ये दौर बहुत ही बुरा है, और शायद इसके लिए जो जिम्मेवार है वो मानव जाति ही है, क्योंकि उन्होंने बड़ी चुनौती दी प्रकृति को। लेकिन शायद हम ये भूल गए कि प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो किसी की नहीं सुनती है और नहीं किसी को देखती है, और आज परिणाम सामने है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि पर्यावरण और प्रकृति से प्यार करना शुरू कर दीजिए। हमेशा दोस्त बनकर उसके साथ खड़े रहिए मदद को लेकर। चलिए इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना को लेकर आगे बढ़ेंगे, और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। और कहते हैं कि अच्छे काम होते हैं बेहतरी के लिए होते हैं, और जो लोग अच्छे काम करते हैं कहते हैं कि नेक काम इंसान तभी करता है जब वो नेकी की सोचता है। हमारे महात्माओं ने कुछ ऐसे सुविचार और सुंदर सुविचार दे गए, अगर उसे वाकई में हम आत्मसात करते हैं तो हम हर रोज अच्छे और बेहतर काम कर सकते हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के सुविचार पर। सुधारना झाड़ू लगाने के समान है, जो सतह को चमकदार और साफ कर देती है। ये दुनिया एक रंगमंच है, और सभी आदमी और औरतें महज किरदार हैं। उनको आना और जाना होता है, और एक व्यक्ति अपने जीवन में कई किरदार निभाता है। और आज की जो हमारी मेहमान है काफ़ी खास है। मैं आपको बता दूं कि आज जिस मेहमान से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उनकी विधाएं कविताओं में होती हैं, कहानियों में होती हैं, लघु कथाओं में होती हैं। कुछ पंक्तियां मैं शुरुआत करना चाहूँगा उनसे रूबरू कराने के पहले, और वो ये कि कुछ अनकहा सा, यह सच है कि मैंने नहीं लिखी है कविताएं, कविताओं ने लिखा है मुझे। दरअसल ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द है उस कवित्री के, उस साहित्यकार की, जिन्होंने अपने सुंदर शब्दों के माध्यम से उन तमाम कविताओं में उन तमाम मुद्दों को पिरोया है, चाहे वो प्रकृति का उल्लेख हो या फिर समाज का कटु वास्तविकता। इन तमाम मुद्दों पर इन्होंने विस्तार से अपने लघु कथा में, अपनी कविताओं में इनका जिक्र किया है। आइए हम स्वागत करना चाहेंगे साहित्यकार, कवित्री और स्वतंत्र लेखिका सत्या शर्मा कीर्ति जी का। बहुत बहुत स्वागत मैडम आपका हमारे खास। धन्यवाद राकेश जी। सत्या शर्मा जी, कहानियों और अगर रचनाओं की अगर बात की जाए तो यूं ही इनमें मन नहीं रमता है। जरूर कुछ कारण होते हैं, कुछ मकसद होते हैं। हम जानना चाहेंगे आपके क्या कारण थे, क्या मकसद है, और कैसे इस रचना से आप जुड़ पाए और कब? जैसा मुझे लगता है कि आप स्वयं नहीं, कला का कोई भी क्षेत्र या साहित्य हो, संगीत हो, पेंटिंग हो, कोई भी क्षेत्र आप नहीं चुन सकते हैं। जब तक माँ सरस्वती आपको अपने कार्य के निमित्त नहीं चुनती है, आपके अंदर संवेदनाएं नहीं भरती हैं, तब तक आप किसी भी क्षेत्र से नहीं जुड़ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि माँ सरस्वती की असीम की अनुकंपा मेरे पे रही होगी, इसलिए मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ इस तरह का माहौल मुझे बाई बर्थ मिला। तो मेरा जो मायका रहा वो काफ़ी शिक्षित है, और साथ ही एक मेरे लिए एक बहुत ईश्वर का आशीर्वाद था कि वहाँ पे किसी तरह का कोई बंदिश नहीं था, ना लड़के लड़कियों में फ़र्क था। तो मैं बचपन से ही देखती रही कि मेरे पापा जी काफ़ी एक एडवोकेट हैं, श्री नरेंद्र कुमार शर्मा। उसके बावजूद उन्हें साहित्य में काफ़ी रुचि थी, वो काफ़ी पढ़ते थे। उनको देखते देखते मुझे पढ़ने की अभिरुचि उत्पन्न हो गई। मैं बहुत छोटी थी तो वो पॉकेट्स बुक्स की जो छोटी छोटी किताबें होती हैं वो हम लोगों के लिए लाया करते थे, और हम 4 भाई बहन सब बहुत ही, क्योंकि पहले तो ना मोबाइल था ना टीवी था, हमारे बचपन में तो सिर्फ पढ़ना ही था और कुछ था नहीं, बस किताबें थी। तो हम लोग काफ़ी मन से पढ़ते थे। उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो कादम्बनी आजकल आना शुरू हुआ, तो वो मैं पढ़ने लगी, और ऐसी मेरी रुचि हुई कि पापा के साथ फिर मैं नवादा पुस्तकालय जाना शुरू की। और मुझे लगता है कि 17-18 वर्ष के उम्र होते होते हिंदी की जो वहाँ पे किताबें थी मैं सारी पढ़ गई थी। तो ये मेरी कोई क्वालिटी नहीं है कि मैं साहित्य में हूँ, वो ईश्वर की कृपा और परिवार का मेरे ऊपर ये रहा कि मेरे अंदर वो खुद
जन्म ले लिया। जी बिल्कुल, ईश्वर की असीम कृपा है और वाकई में परिवार के साथ साथ जो आपके पिता है कहीं ना कहीं उनका भी छांव आप पर पड़ रहा है, शायद ये वजह कि आपका भी जो मन है साहित्य के प्रति जो उसका जुड़ाव है वो हो पाया है। सत्या जी, कई सारे कविताओं को आपने लिखा है, कई सारी कविताओं को हम सुनेंगे भी, क्योंकि काफ़ी उनमें भिन्नताएं हैं और काफ़ी आकर्षक हैं ये जो आपके द्वारा जो रचनाएं की गई हैं। हम जानना चाहेंगे किन किन आधारों पर आपकी जो कविताएं हैं वो लिखी गई हैं। दरअसल मुझे जैसे कि कम उम्र में लड़कियों का झुकाव प्रेम की तरफ या क्या कहते हैं दूसरे लिंग की तरफ होता है जी। पर मेरा उधर झुकाव गया नहीं। जी। हमेशा मुझे सोशल प्रॉब्लम्स काफ़ी दिखते रहे। जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे यहाँ जो मेड काम करने आ रही है, हमारे पेपर वाले जो आ रहे हैं, या हम जैसे कि पहले काफ़ी होता था कि शादी होने में दिक्कत होती थी, पिता बार बार लौट के आते थे, शादी नहीं होती थी, शामली लड़की है, तो इस तरह के मुद्दे मुझे बहुत ज़्यादा, शायद पढ़ने के कारण हुआ हो, इस तरह के मुद्दे मुझे बहुत अपील करते थे। जी। तो मैं ज़्यादातर इन्हीं विषयों पर लिखती रही। बचपन से भी मुझे याद आता है कि जो मैं पहले लिखी थी एक मापदंड करके कविता, जी। वो मुझे ठीक से भी याद नहीं है, तो मैं इसी पर लिखी थी कि पिता जो हैं उनका चेहरा जो होता है आईना के समान होता है, शीशा, और जब किसी के परिवार से लौट के आते हैं और कह देते कि बेटी की शादी नहीं हो पाई है या आपके हम नहीं शादी करें, जब मुद्दा जो आपकी बेटी सुंदर नहीं है, ये ज़्यादातर पहले हुआ करता था कि सुंदर नहीं है या दहेज की बात होती थी, तो उसमें मैं लिखी थी कि आप पिता का जो शीशा होता है जो वो बार बार चनक जाता है जी। तो यहाँ मैंने शीशा का चनकना और उनके झुर्रियों की तुलना करके मैंने मापदंड कविता करीब 16 साल की उम्र में लिखी थी, जो मुझे अभी याद नहीं है। तो इसी तरह सोशल प्रॉब्लम्स या समाज में जो होता है वो शुरू से मुझे अपील करता रहा और इन्हीं विषयों पर मैं लिखती रही। जी, यानी कि समाज में जो भी घटनाएं होती रहीं उन सब पर जो आपका जो ध्यान है वो गया और कहीं ना कहीं उनसे आपने बड़ी सीख ली और अपनी कविता के जरिए उसको आपने पन्नों पर उतारा। जी। सत्या जी, आपके अगर शिक्षा की बात की जाए तो आपने विधि में स्नातक किया है, इसके अलावा समाज शास्त्र में आपने MA किया है। इसके बावजूद भी हम आपको ये देखते हैं कि आपने उसमें वकालत की पढ़ाई भी की है, विधि में स्नातक किया है, तो इसके बारे में बताया कि क्या, क्योंकि आपने बताया कि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी वकील का है, आपके मम्मी आपके पापा भी वकील हैं, तो क्या इसलिए कि अगर गार्जियन है तो आपको भी विधि में स्नातक होना चाहिए या फिर कुछ और वजह रही है? नहीं, वो तो था ही कि पेरेंट्स हैं उसमें तो होना चाहिए, एक तो बाई बर्थ उसमें आने लगता है, जीन में आने लग जाता है वो चीज़। बट मुझे लगता था कि मैं अगर लॉ के बारे में जानकारी रखती हूँ तो भविष्य में अगर, क्योंकि सोशल प्रॉब्लम्स हमेशा मुझे अपील करते थे, तो मुझे लगा कि अगर भविष्य में ज़रूरत हो तो मैं लॉ के माध्यम से भी इस पे काम कर सकती हूँ, क्योंकि अगर लॉ की आप किसी भी विषय पे बहुत जानते हैं, आप प्रॉब्लम्स को समझ भी रहे हैं और साथ ही अगर आपके पास वो हो वकालत का अनुभव हो, बिल्कुल, तो आप उस पर ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। आपके पास एक मजबूत औजार होता है कि हाँ मैं इसके कारण मतलब इस आधार पे मैं इस पे काम कर सकती हूँ। तो वो तो था, बट पारिवारिक गृहस्थी भी होते रही, मैं वकालत नहीं कर पाई, लेकिन अब इच्छा है कि मैं वो उस पेशे में फिर से लौट कर जाऊँ, वकालत में जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि औरतों को जो सबसे बड़ा काम होता है अपनी गृहस्थी को पहले मैनेज कर लेना होता है। अगर आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं तो आपके बच्चे तो बड़े होंगे ही, बिल्कुल होंगे बड़े, ऐसा नहीं है कि बच्चे जो मदर काम करती हैं उनके बच्चे बड़े नहीं होते हैं, लेकिन आप जो पौधे को जिस तरह से जिस दिशा में ले जाना का काम माँ करती है वो और कोई नहीं कर सकता। आप मेड के भरोसे छोड़ सकते हैं, किसी के भरोसे छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, जॉब तो मेरा ऐसा पेशा है कि मैं 60 साल के बाद भी जाके प्रैक्टिस कर सकती हूँ, लेकिन जो भी मुझे बीज को तैयार करना है मैं वो पहले कर लूँ। तो इसलिए मैं साहित्य में आई कि मैं घर बैठे कर सकती हूँ, बिल्कुल कभी भी टाइम निकाल के कभी भी हुआ तो मैं लिखने लगी। अब बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए हैं तो फिर उधर लौटूंगी मैं। जी बिल्कुल, हमें खुशी होगी कि वापस आपने जिसमें विधि स्नातक किया है उस क्षेत्र में भी उतरे, क्योंकि जिस समाज का नज़रिया को देखते हुए आपने जो क्षेत्र में आपने जो प्रोफेशन अपनाया है और उसी को लेकर, यानी कि समाज की जो समस्या है उसको अपने पन्ने में उतारना कविताओं के माध्यम से, और जिसका समाधान है उसके लिए आपने विधि में स्नातक किया, वो भी किया, ये बहुत ही बड़ी बात है। आगे और भी कई सारी बातें आपसे करेंगे, लेकिन कुछ जो कविताएँ हैं हम जरूर चाहेंगे उससे सुने। कई सारी कविताएँ, हल्दी कुमकुम हो गया, बीज रूप हो गया, और भी कई सारी कविताएँ
हैं जिन्हें हम बारीकी से सुनेंगे, लेकिन जो पहली कविता है वो यह है हल्दी कुमकुम। हम चाहेंगे कि उसके बारे में अब उसे जरूर सुनाएं आप कविता। ज़रूर। ये मेरी पहली कविता तो मैं नहीं कह सकती जी। हूँ, और मुझे पहली कविता बहुत अच्छे से भी याद नहीं है, जी लेकिन जो इस पुस्तक में है मैं उसको सुनाती हूँ। बिल्कुल। हल्दी कुमकुम। पता है माँ, विदाई के वक्त जो दी थी तुमने उम्र भर की सीख लपेटकर मेरे आंचल में। जी पता है माँ, मेरी विदाई के वक्त जो दी थी तुमने अपनी उम्र भर की सीख लपेटकर मेरे आंचल में, चौखट लांघते वक्त मैं टांग आई वहीं तेरी देहरी पर। चौखट लांघते वक्त मैं टांग आई उसे वहीं तेरी देहरी पर, गवाह है नीम का वो चबूतरा तेरी बेबसी और खामोशी का। गवाह है नीम का वो चबूतरा तेरी बेबसी और खामोशी का, इसलिए मैं चुरा कर ले आई तेरे टूटे और बिखरे ख्वाब। इसलिए मैं चुरा कर ले आई तेरे टूटे और बिखरे ख्वाब, जिसमें मैं प्रत्यारोपित कर सकूं उम्मीदों और हसरतों की टहनियाँ। क्या बात है। जिसमें मैं प्रत्यारोपित कर सकूं उम्मीदों और हसरतों की टहनियाँ, ताकि जब मेरी बेटी विदा हो मैं बांध सकूं उसके आंचल में आत्मसम्मान का हल्दी क्या बात है। कुमकुम। ताकि जब मेरी बेटी विदा हो मैं बांध सकूं उसके आंचल में आत्मसम्मान का हल्दी कुमकुम। जी क्या बात है। कविता अगर एक तरह से देखा जाए तो उन बेटियों को समर्पित है। जी। माँ बेटी का जो रिश्ता है वाकई में अनमोल होता है, और ये कहते हैं कि बेटी तो हमेशा बेटी ही होती है, और आपने जी। उसके लिए क्या खूब जो कविता है इजाद किया है, इसके लिए वाकई में ये काबिल तारीफ़ है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, अपने जो मेहमान हैं उनसे और भी सारी कविताएं हम सुनेंगे, काफ़ी सारी बातें और भी करनी है सामाजिक मुद्दों पर, जो इनका विमर्श है, जो समीक्षा है, उनके ऊपर विस्तार से हम बातें करेंगे। लेकिन दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हेल्थ का भी हम आपको जो जानकारी वो देते रहते हैं, कैसे अपने आप को फिट और तंदुरुस्त बनाए रखें। इसके लिए हमें क्या कुछ करने की आवश्यकता है, हेल्थ सेगमेंट के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। तो योग द्वारा अपने आप को हम कैसे फिट रख सकते हैं, आइए देखते हैं इस योग के सेगमेंट पे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिहार बिहान के योग सेगमेंट में। आज हम लोग एक नया अभ्यास देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सेतु बंधासन। इस अभ्यास को करने से काफ़ी लाभ है, जैसे आपके पूरे स्पाइन में लचीलापन, आपके प्यूबिक ऑर्गन्स में सही रक्त संचार, आपके जितने जेनाइटल्स हैं उसमें सही ऊर्जा का प्रवाह, आपके स्ट्रॉन्ग लेग्स, आपके स्ट्रॉन्ग नितंब, और इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव आपके थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड पे भी पड़ता है। इस अभ्यास को करने से आप पाएंगे कि आपका पूरा शरीर हार्मोनल सिस्टम बैलेंस हो रहा है, आपके लोअर बैक की समस्या भी दूर हो रही है, और जितनी भी समस्या आपके जेनाइटल्स की है, प्राइवेट पार्ट्स की है, वो भी बहुत ही सुदृढ़ होती है। इस अभ्यास को करने से आप लगातार अपने स्वास्थ्य में वृद्धि पाएंगे। तो आइए देखते हैं। अगला अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेतु बंधासन। इसके लिए दोनों पैरों को मोड़कर एड़ी को नितंब के पास ले आइए। अगर आप इजीली अपने एड़ियों को पकड़ सकते हैं तो ठीक, वरना दोनों हाथों को अपने कमर के बगल में रखिए ज़मीन की तरफ। अपने पूरे शरीर को शिथिल और शांत कीजिए। घुटनों के बीच में थोड़ी दूरी होगी जितने पैरों के बीच में दूरी है। अपने मिड सेक्शन को श्वास लेते हुए ऊपर उठाना है। हाथों के दम पे हाथों को ज़मीन से टिका के रखिए। श्वास लेते हुए मिड सेक्शन को ऊपर उठाइए। आपका शरीर एक सेतु की तरह आकार लेगा। आपका शरीर का भार कंधे के पास जा रहा है, आपकी ठुड्डी सीने की तरफ आ रही है। घुटनों में दूरी उतनी ही है जितने पैरों के बीच में है। आप पाएंगे आपका कमर, आपके प्यूबिक ऑर्गन्स, आपका कोर, आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड में एक प्राणिक शक्ति, प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह। आप देख सकते हैं गर्दन के पास जो दबाव है उससे थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स को बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, प्राणिक। उसके इंटरनल मसाज होता है, उसमें ब्लड फ्लो होता है, वो हेल्दी होता है। इस अवस्था में आप 3 से 5 सेकंड तक रुक सकते हैं। हाथों को इंटरलॉक भी कर सकते हैं जैसा आसन में दिख रहा होगा। जितनी आसानी से आप इसमें रुक सकते हैं रुकिए,
और धीरे धीरे नीचे आएंगे, एक एक वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा। अभ्यास करते समय इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब हम अंतिम स्थिति में जाते हैं, जो कि फिर से करेंगे, श्वास लेते हुए जाइए और एक एक रीढ़ की हड्डी को एक एक करके उठाना है। आप अपने थाइज़ में स्ट्रेच को भी फील कर सकते हैं। हमेशा अपना नी का बिल्कुल ध्यान रखें। यह अभ्यास आपके कमर के लिए, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए, आपके किडनीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है और आपके फैट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। अगर आप इसको रैपिड और डायनेमिक करते हैं तो भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट थाइज़ में, आपके हिप्स में, आपके कोर में, साइड्स में देता है और आपके पूरे पीठ का बहुत ही अच्छा मसाज होता है और पूरे स्पाइन को हेल्दी बनाता है। जैसा हम सब जानते हैं, आपका स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड बहुत ही आवश्यक है आपके हेल्थ के लिए। जीवन चक्र उससे जुड़ा है आपका। हमारे ब्रेन से जितनी नस नालियाँ पूरे शरीर में जाती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही जाती हैं, जिसका स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। जिसको गर्दन में समस्या हो, सर्वाइकल या फिर स्पॉन्डिलोसिस की समस्या हो, तो इसका अभ्यास नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप अभ्यास को करते समय सहज महसूस करते हैं तो आप बिल्कुल अभ्यास को 3 से 5 तक कीजिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, किसी भी अभ्यास को करते समय किसी भी वक्त आपको लगे कि अभ्यास आपके लिए ठीक नहीं है, उसी वक्त उस अभ्यास का त्याग कीजिए। हो सकता है किसी बेसिक मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम हो या आपका शरीर उस वक्त उस चीज़ के लिए तैयार ना हो। जितनी देर तक आप इस अवस्था में रुक सकते हैं रुकिए और धीरे से नीचे आइए। अभ्यास खत्म करने के लिए दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और वापस शवासन में कुछ सेकंड्स तक या कुछ मिनटों तक अभ्यास कीजिए, जब तक आप बिल्कुल शिथिल ना हो जाएं, आपकी श्वास बिल्कुल सामान्य और सहज ना हो जाए। आपने देखा सेतुबंध आसन। अगले सेगमेंट में हम एक नए आसन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ये सारी बातें हुई हमारे बीच साहित्य को लेकर, लेखन को लेकर। हम आगे बढ़ेंगे। इसके पहले मैं दर्शकों को आपके बारे में थोड़ा सा ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि आप सदस्य हैं संपादक मंडल की, जिसमें प्रकृति दर्शन और राष्ट्रीय पत्रिका, जिनमें आपका जो लेख है वो प्रकाशित होता है। इसके अलावा झारखंड प्रतिनिधि के तौर पर सृजन सरोकार और साहित्यिक पत्रिका में आपके जो लेख हैं वो भी प्रकाशित होते हैं। हमने जिस पत्रिका का जिक्र किया, हम ये जानना चाहेंगे इस पत्रिका से जुड़ना आपका कब हुआ और जो लेख प्रकाशित होते हैं किन आधारों पर जो लेख आपने अब तक दिया और कितने आपके जो लेख हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं इन पत्रिकाओं में? ये 2 पत्रिकाओं में तो मेरे लेख कम आए हैं जी। इसमें मेरी कविताएं ज़्यादा आई हैं जी। लेख मेरे विभिन्न पत्रिकाओं, अलग अलग पत्रिकाओं में आते रहे हैं। प्रकृति दर्शन से मैं फेसबुक के माध्यम से ही जुड़ी हूँ जी। फेसबुक पर ही संदीप शर्मा सर ने आज फिर उदास है नदियाँ मेरी पढ़ी थी जी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं सत्या जी मैं चाहता हूँ कि आप प्रकृति दर्शन से जुड़े। संदीप शर्मा सर प्रकृति को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत यूट्यूब पे और उनके काफ़ी ब्लॉग वगैरह हैं, प्रकृति पे काफ़ी काम कर रहे हैं जी। तो इसके कई खंड आ चुके हैं, बाढ़ पे, सूखा पे, जल पे, नदियाँ पे जी। और लगातार इस पे काफ़ी वो काम कर रहे हैं जी। और मुझे भी नेचुरली प्रकृति में जो उतार चढ़ाव है वो मुझे भी अपील करते हैं जी। तो मुझे उनका ये ऑफ़र अच्छा लगा था और मैं काफ़ी दिन तक जुड़ी रही हूँ इससे जी। और काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हूँ तो जी। 2017 से लगभग और साथ में हम लोग काम भी करते रहे काफ़ी दिन तक। जी। और बिल्कुल प्रकृति से जो आपका लगाव है वो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि प्रकृति से जुड़ी हुई हैं और साहित्य के माध्यम से अपने लेख कविताओं के माध्यम से लगातार उनका जो जिक्र है वो आप करती रही हैं अपने शब्दों के माध्यम से। सत्या जी, और भी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में जो आपकी रचना है नियमित रूप से प्रकाशित होती है, 50 से अधिक साझा संग्रह है और इसी के अलावा आपके जो लेखन में हम ये जानना चाहेंगे कि हमने ये सुना है कि और देखा भी है, पढ़ा है कि फॉरेन में भी आपके जो लेखन है वो प्रकाशित होते हैं, तो उसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। समाज के किन किन पहलुओं को वो छूता है और फीडबैक क्या है वहाँ का? भारत से अलग जो भी है वो भारत से ही जुड़े हुए हैं, वो विदेश की पत्रिका होने के बावजूद भी भारतीय है ये पत्रिका, क्योंकि भारत के ही लोग वहाँ हैं और वो चाहते हैं कि विदेशों में हिंदी और हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्यकार उसी तरह से पहुँचे जहाँ जैसे विदेशी भाषाएं पहुँच रही है। इसके लिए हिंदी प्रचारणी सभा कनाडा में हिंदी चेतना नाम से एक हिंदी पत्रिका आती है जी। जिसके संपादक हैं समीम
डॉक्टर समीम। तो उन्होंने मुझे वो 2014 या 15 में, मैं उससे पहली बार जुड़ी, उसमें मेरी आई थी एक लघु कथा। जी। लघु कथा का नाम था, मैं भूल गई अभी, हाँ, जी। फटी चुन्नी, फटी चुन्नी आई थी जी। जी। उसके बाद मैं उससे लगातार उससे जुड़ी हुई, त्रैमासिक पत्रिका है, और मुझे लगता है कि साल में 2 अंक में मेरी कविताएं या लघु कथाएं उसमें आ ही जाती है। उसी तरह एक नीदरलैंड की पत्रिका है आम्स्टेल गंगा, जी। उसमें भी आती है। यूएसए से सेतु है, उसमें भी आती है। तो वो सभी चाहते हैं कि भारतीय रचनाकार जी। अपना वेश दें, ताकि विदेश में हिंदी को लेके जी। जो अवधारणाएं हैं जी। वो मजबूत, मतलब ये हिंदी को लोग समझ सके, हिंदी को जी। लोग पढ़ सके, और भारतीय भी अपनी पहचान देश विदेश में बनाए। जी। तो ये काफ़ी मुझे बहुत ही अच्छा बड़ी लगता बात है, और हाँ। बहुत बड़ी उपलब्धि से हम कह सकते हैं, क्योंकि भारत में रहकर विदेशों तक अपने साहित्य को पहुंचाना और अपना पाठक वर्ग बनाना, ये बहुत बड़ी बात है, और लगातार इसका जो अप्रिशिएशन है वो भी हो रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। कि कनाडा की पत्रिका हिंदी चेतना है, जी। और उसके सारे अंक यहाँ आते हैं जी। बाई पोस्ट। हम्म। ये नहीं है कि वो आपको पीडीएफ भेज दे रहे हैं, आप जी। पीडीएफ में देख लें, सॉफ्ट कॉपी में देख लें, बिल्कुल हार्ड कॉपी छापते कॉपी हैं, आता है। और आपके घर के पते पर वो जी। किताब आती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। कि इतना ज़्यादा वो लोग हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, एक तरह से ये अवेयरनेस भी हो गया और हाँ। प्रचार भी हो गया, जी। और यूँ कहें कि इसे जीवंत रखने का ये बहुत ही अच्छा बहुत, सुंदर जरिया हाँ, है ये। जी, बिल्कुल। जी, ठीक है। आपने यहाँ पर लघु कथा का भी जिक्र किया। हाँ। आपके कई सारे लघु कथा भी हैं, कुछ हाँ। विशेष हैं, हम जरूर चाहेंगे उसके बारे में आप जरूर हमें सुनाएं। उन्हीं में से एक है हैप्पीनेस ऑफ द डेथ। जी। इनका जो नाम ही अपने आप में अलग है, हैप्पीनेस ऑफ द डेथ। जी। चाहेंगे इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में जरूर बताएं, लिखने का जो मकसद है, और जरूर आपसे सुनना चाहेंगे इस लघु कथा के बारे में। एक्चुअली है क्या कि मैं तो बताइए आपको कि थोड़े प्रॉब्लम्स मुझे ये दिखते हैं, जी। तो मैंने इसे कैंसर पे लिखा है। कैंसर एक क्या है, आप तो पता ही है कि चाहे आप लाख इलाज, कोई भी व्यक्ति कोई लाख जी। इलाज करवा ले, उसका कोई विकल्प नहीं हो पाता है। तो जब ये सोनाली बेंद्रे को कैंसर हुआ, जी। तब मेरे दिमाग में एक लघु कथा आई थी। मेरे मायके में एक साधारण सी लड़की थी जिसे कैंसर हुआ था, उसकी डेथ हो गई थी। और फिर मैं जब इधर देखी तो वो मुझे लगा कि नहीं, इसको तालमेल बैठाते हुए मैं एक लघु कथा लिखूं। जी। और मुझे शीर्षक खुद ही समझ में आया कि इसका सबसे अच्छा हो सकता है हैप्पीनेस ऑफ डेथ। जी। तो मैंने इसे लिखा था। तो अगर आप सुनना चाहें तो सुना सकती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, चाहेंगे मैं सुना। सुनाती हूँ। हैप्पीनेस ऑफ डेथ। मॉर्निंग वॉक करते हुए अचानक मेरी नज़र सड़क पर गिरी एक डायरी पर पड़ी, और फिर सहज जिज्ञासा बस मैं उसे उठा ली। सुंदर अक्षरों को देख मानव स्वभाव बस पलने पलटने लगी। 16 जनवरी 2018। मरना किसे पसंद है, किंतु जीवन की भी एक सीमा होती है। वो कब तक साथ देगी या बीच राह में छोड़ देगी, इसे कौन जान पाया है भला। पर अब थकने लगी हूँ, फिर भी डायरी में चंद लाइनें ना लिखूँ तो नींद नहीं आती। 18 जनवरी। आज सुबह से ही मन उदास है। बचपन से ही लोगों को सुनती रही, कितनी काली है, भगवान ने नाक नक्श भी ठीक नहीं दिए। शायद शब्दों के तीरों ने ऐसा घाव किया कि वो धीरे धीरे कैंसर में बदल गया। चलो अब मैं सो जाती हूँ। 28 जनवरी। यूं ही एक अर्थहीन सा जीवन और अर्थहीन मौत, फिर जन्म ही क्यों लेता है मनुष्य। अब कैंसर का दर्द झेल नहीं पाती हूँ। आँखों में धुंधलापन छाता जा रहा है। अच्छा ही है, दुनिया की खूबसूरती देखने से अच्छा है कि आँखें ही ना रहें। 18 फरवरी 2018। आज बहुत खुश हूँ। अखबार में देखा एक बहुत ही खूबसूरत नायिका भी कैंसर के चौथे स्टेज से गुजर रही है। चलो कहीं तो समानता है, सुंदरता और शोहरत में ना सही, पीड़ा तो एक ही है। डायरी जैसे मेरे हाथ से छूटते छूटते रही। 30 मार्च। दर्द झेल नहीं पाती हूँ।
पर अब सोचती हूँ महंगे अस्पताल और खूबसूरती से भरी उस नायिका को भी ऐसे दर्द झेलने पड़ते होंगे, तो जाने कैसे मेरे सारे दर्द गायब हो जाते हैं, साथ ही वो सारे के सारे दर्द भी जो बचपन से मैंने झेले हैं। 12 अप्रैल 2018। जानती हूँ फिर हार जाऊँगी। उसके पास तो अथाह दौलत है, वह तो ठीक हो जाएगी, पर मेरा यह खैराती अस्पताल तो जाने कब से एक बेड खाली होने का इंतज़ार कर रहा है, पर जाना तो सभी को निश्चित है। 26 अप्रैल 2018। आँखों में गहरे तक जख्म उतर चुकी है। शायद अब डायरी लिख नहीं पाऊँगी, कुछ पन्ने बचे ही रह जाएंगे, पर खुशी है कि मैंने कई सारे पन्ने लिखे। खाली तो चंद पन्ने ही रहेंगे, पर जीवन के पन्ने डॉट है। 3 मई 2018। काश कि मेरे पर्स में भी वो गहराई होती और मैं भी पूरी डायरी लिख पाती। अब शब्द ढंग से नहीं दिखते, पर खुश हूँ कहीं तो मैंने बराबरी कर ली। अब दर्द नहीं डराता है मुझे। गहरे वेदना से भरकर मैं डायरी पलटते रही। अगले कुछ पन्नों पर कुछ आड़ी तिरछी रेखा और फिर खाली सफ़ेद पन्ने। एक अनजान स्त्री की डायरी लिए मैं वहीं स्तब्ध सी सोचती रह गई कि हमारे द्वारा की गई तुलना किसी के अंदर इतनी हीन भावना भी भर सकती है कि वो अपनी मौत की पीड़ा की बराबरी पर खुश हो। जी, क्या बात है। और ये बहुत ही इस पे जो मार्मिक शब्द है उसका इस्तेमाल किया गया। हर जो लघु कथा है वाकई में जीवन का जो उतार चढ़ाव है उसको भी ये दर्शाता है। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि भावनाओं में ये जो लघु कथाएं लिखी जाती हैं वास्तविकता बहुत इससे नज़दीक होती है और इसे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है भावना से ये लबरेज। चलिए आगे और भी बहुत कुछ बात करेंगे। सत्या शर्मा जी की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में भी जानेंगे कि इनकी उपलब्धियां क्या हैं और उपलब्धियों को पाने के बाद ये इसे किस तरह से देखती हैं और भी चुनौतियां इनके सामने क्या कुछ हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द अपने खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। सांसों में छिपा है ये, पुरखों की कृपा है ये, दिखलाएगा रास्ता। अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। दुनिया में प्रसिद्ध जो, अपने आप सिद्ध जो, रखना इस पे आस्था। अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो। विश्व को भेंट दी हमने योग है। योगारंभ हो, जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम्। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। भारत ने ही योग सिखाया, जग में फैलाया। विश्व ने अपनाया, नियंत्रण आया रोग पे। विश्व ने जैसे है पाया जो अधिकार ये, अब आरोग्य पे है सब हो पाया योग से। सदियों से रहा है ये, सब ही ने कहा है ये। हरदम देगा आसरा। अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। योगारंभ हो, योगारंभ हो। ये शरीर और मन का संजोग है। योगारंभ
और ब्रेक के बाद पुनः हम स्वागत करना चाहेंगे अपने खास कार्यक्रम बिहार बिहार में। जैसे कि हमारे बीच एक खास मेहमान साहित्यकार सत्या शर्मा कीर्ति जी मौजूद हैं। कई सारी बातें साहित्य को लेकर और लघु कथाओं को लेकर हो रही है और उनकी मानविक बातें वाकई में भावना दिल को छू जा रही है। फिर से स्वागत करना चाहेंगे सत्या शर्मा जी। और जो आपने वाकई में लघु कथा सुनाया वो वाकई में दिल को छू लेने वाला था। और जैसा कि हमने कहा कि वाकई में ये वास्तविकता के काफ़ी नज़दीक है और उसी से प्रेरित होकर आपने ये लिखा भी है। आपकी जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि आपने कई सारी उपलब्धियां हासिल की है लेखन रचनाओं के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, जिनमें 20 वर्ष की आयु में आपने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया। इसके अलावा सेल्समैन कविता के कलमकार पुरस्कार 2019 में आपने प्राप्त किया और साहित्य सम्मेलन शताब्दी सम्मान 2019 में, और भी ऐसे कई सारे सम्मान आपके नाम की जो शोभा है वो बढ़ा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे और भी जो पुरस्कृत हुए हैं, जो सम्मान आपको दिया गया है, उसके बारे में ज़रूर आप उल्लेख करें और इन उपलब्धियों को आप किस तरह से आप देखती हैं। अगर उपलब्धियों की बात करें जी तो मुझे लगता है कि समय के पहले मुझे सम्मान दे दिया गया। मैं अपने आप को मुझे हमेशा लगता है कि मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ, पर पता नहीं शायद आप लोग मुझे इस लायक समझते हैं, देते हैं। जी तो 20 वर्ष की जो आयु में मुझे लिम्का बुक मिली वो मुझे साहित्य के लिए नहीं मिली थी, जी वो म्यूरल वर्क के लिए मिली थी, जिसे मैंने बनाया था 1,44,000 बीट से, ब्लैक बीट से, और 44,000 स्टील पिन से गणेश की मूर्ति मैंने बनाई थी, जी जिसके लिए मुझे मिला। और शायद ज्वाइंट बिहार की मैं पहली महिला हूँ जिसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में है। जी और उसके बाद कई ऑफ़र मुझे आए थे पेंटिंग के। मैं पेंटिंग भी करती थी पहले, अभी भी करती हूँ, बहुत नहीं, बट मैं करती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकी। शायद कुछ रही होंगी परिस्थितियाँ उस पर उस समय। स्पोर्ट्स में भी मेरा रहा, मैं काफ़ी स्टेट लेवल पर खेली हूँ, एथलीट रही मैं। मार्शल आर्ट भी मेरा ताइक्वांडो में से कि ब्लू एंड बेल्ट तक है वो। तो मैं बताई कि मेरा मायका ऐसा था कि जो करो तुम, पढ़ाई के साथ जितना कर सकती हो करो, कहीं कोई रोक नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन। मेरी मम्मी खुद जॉब करती थी, तो मेरी मम्मी की जब शादी हुई तो मात्र वो 10th की हुई थी। उसके बाद उन्होंने MA किया, LLB किया, BEd किया, म्यूज़िक किया, और खुद जॉब भी करते थे, प्रोजेक्ट ऑफिसर थे। तो मम्मी पापा दोनों चाहते थे कि हमारे बच्चे खूब अच्छा करें। जी लेकिन फिर वो सारा चीज़ छूटते चला गया और धीरे धीरे साहित्य अपनी पैठ बनाते चली गई। जी तो इसी के तहत 2019 में मुझे झारखंड एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला 2019 में। 2019 काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए लकी साबित हुआ। जी उसी वर्ष साहित्य के लिए मुझे वहाँ की राज्यपाल महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से भी झारखंड एक्सीलेंस अवार्ड यूथ हॉस्टल एसोसिएशन से जो होता है, जी कई क्षेत्र में दिया जाता है। समाज सेवा के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में, मतलब आर्ट के सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। और साहित्य से मेरा चयन हुआ था। इसी तरह से फिर वर्धा में मुझे PhD की मानद उपाधि मिली 2019 में ही। बिहार साहित्य अकादमी साहित्य सम्मेलन पटना से भी 19 में ही मिला। तो 19 को हम मतलब बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि काफ़ी लकी रहा मेरे लिए। और उपलब्धियाँ कुछ ऐसी होती है कि वो आपका दिमाग भी ख़राब कर सकती है, लेकिन आदमी को ये सोचना चाहिए कि शायद जिसने मुझे उपलब्धियों के लिए चुना है, अगर मैं उसको फुलफिल नहीं करती हूँ या उसके, तो जितने तेज़ी से लोग आपको चढ़ाते हैं उतनी तेज़ी से नीचे उतार भी देते हैं। तो हमेशा मतलब उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल कांटे जैसा ही समझना चाहिए कि वो मेरे उपलब्धियाँ पैर में चुभती ज़्यादा हैं, इसलिए हमेशा उसको नीचे ही रखनी चाहिए कि मैं ऊपर हमेशा बनी रहूं। बिल्कुल। क्योंकि जब उपलब्धियां सर पे चढ़ जाती है तो दिक्कत होता है, इसलिए मैं उससे डरती काफ़ी हूँ कि मुझे उपलब्धियां थोड़ी कम मिले, तो दर्शकों के मतलब पाठकों के दिल में ज़्यादा देर तक मैं रहूँ। क्योंकि जब नाम के आगे उपलब्धियाँ जुड़ने लगती है ना, तो आपसे ज़्यादा उम्मीदें होनी शुरू हो जाती है। तो आप थोड़ा भी ख़राब लिखें, आप थोड़ा भी कुछ करें, तो अपने आप को ये फिर महसूस होता है कि नहीं, मैं ये गलत कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जब सफ़र हो, आप सफ़र पे चल रहे हैं, तो उपलब्धियाँ कम मिलनी चाहिए उस समय, ताकि आदमी एक लेकिन रास्ता आप डिजर्व करते हैं तो स्वाभाविक है आपको मिलेगा ही। कि ताकि आप रास्ता अच्छे से पूरी कर सकें।
बिल्कुल ये तो आपका बड़पन है कि आपने कहा कि उपलब्धियां अगर मिले तो वाकई में उसे काबू में करने आना चाहिए, उस पर टिके रहना चाहिए, क्योंकि जो दर्शक वर्ग है, जो पाठक वर्ग है, आपसे उम्मीदें और भी ज़्यादा करने लगती हैं, ताकि जो आपके जो शब्द होते हैं, जो आपके कथाएं, जो आपकी रचनाएं होती हैं, उनमें वही मार्मिकता होनी चाहिए, बल्कि उनसे और भी ज़्यादा उम्मीदें जो हैं वो करने जुड़ लगती जाती हैं। हैं। और उन्हीं उम्मीदों पर खरा उतरने की जो कोशिश है, उपलब्धियों की बात करना एक चुनौती जैसी हो जाती हो जाती है, है। बिल्कुल, बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे। और चूँकि प्रकृति को लेकर भी आपकी कई सारी रचनाएं हैं, कविताएं हैं, जी बहुत है। तो हम जरूर चाहेंगे कि प्रकृति को लेकर आपकी जो विशेष रचना है उसको लेकर गौरैया से जो जुड़ा हुआ है, गौरैया एक बार फिर से आना, तो हम जरूर चाहेंगे उसके बारे में आप जी, जरूर। जरूर सुनाएं। सुबह का मौका भी है और जब सुबह में जब बिल्कुल, गौरैया घर पे बिल्कुल। आती है तो बहुत ही अलग अनुभव होता है ये। प्रकृति पर तो मैंने बहुत सारी लिखी है, पेड़, पहाड़। इन दिनों मैं पहाड़ पे काफ़ी ज़्यादा लिख जी। रही हूँ। पहाड़ पे है, नदी पे है, लेकिन गौरैया मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि बेटियों को गौरैया से थोड़ा जोड़ के देखा जाता है। जैसे है जी यार, क्या कहें कि मेरी दादी, बचपन में मैं देखती थी कि मेरी दादी चावल साफ करती थी सूप में, खुद ही समझ रहे होंगे, छोटे छोटे जी, दाने हाँ। जो होते हैं वो बिखेर देती थी, और सारी गौरैया उनके चारों तरफ बैठ के दाने चुगती थी। जी मतलब बिल्कुल डरती नहीं थी, लगता था दोनों सहेली हैं। सहेली। आज का ये वक्त है कि मैं अगर बच्चों को बताना चाहूँ कि गौरैया ऐसी होती है, तो बच्चे पूछेंगे कि गौरैया क्या है। इस तरह से गौरैया गायब हो गई। बिल्कुल। गौरैया गायब नहीं, हमने उसे गायब कर दिया। हमने अपने क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन के कारण चारों तरफ हमें इतनी ज़्यादा ये चाहिए थे, जी तरक्की इतनी चाहिए थी कि हमने अपने जो भी जीव जंतु प्रकृति ने हमें दिया था, हम सबको दरकिनार करते चले जी। जा रहे हैं। तो उसी पर मैं तब और आज के परिप्रेक्ष्य में लिखी हूँ, गौरैया तुम बिल्कुल। फिर आना। जब जा रही थी गौरैया अंतिम बार मेरे आंगन से, पलट कर देखा था मुझे मेरी उदास डबडबाई आंखों से। जब जा रही थी गौरैया अंतिम बार मेरे आंगन से, पलट कर देखा था मुझे अपनी उदास डबडबाई आंखों से। वो ढूंढ रही थी आंगन में अपना फुदकना, वो ढूंढ रही थी आंगन में अपना फुदकना। कटी नीम की डालों के बीच अपनी अटखेलियाँ, छत पर बिखरे ईंट पत्थरों में अपना चहचहाना। वो ढूंढ रही थी आंगन में अपना फुदकना, कटी नीम के डालों के बीच अपनी अटखेलियाँ, छत पर बिखरे ईंट पत्थरों में अपना चहचहाना। घर से अपार्टमेंट बनने के बीच कई बार आती रही गौरैया। घर से अपार्टमेंट बनने के बीच कई बार आती रही गौरैया। खोजती रही तुलसी चौरे को, चावल के बिखरे टुकड़े को, पानी के कटोरे को। खोजते रही गौरैया तुलसी चौरे को, चावल के बिखरे टुकड़े को, पानी के कटोरे को। मजदूरों के पैरों तले गारे मिट्टी के नीचे रौंदे जाते देखती रही अपने आसियाने को। जी हाँ, एक बार फिर आई थी गौरैया। हाँ, एक बार फिर आई थी गौरैया देखने आसमान छूते विशाल से अपार्टमेंट को, पर नहीं दिखा उसे उसके हिस्से का आकाश। पर नहीं दिखा उसे उसके हिस्से का आकाश, नहीं दिखी उस अपनी पहचान, और फिर डर गई गौरैया। नहीं दिखा उसके हिस्से का आकाश, नहीं दिखी उसकी पहचान, और फिर डर गई गौरैया। फिर वो कभी नहीं आई बिना आसमान और आंगन के पिंजरे में मुझसे मिलने, वो नन्ही सी गौरैया। जी क्या बात है, बहुत खूब। और वाकई में इन कविताओं को पढ़ने के बाद हम याद ही कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल, हमारे पास हाँ। अब वो शायद दिन रहे नहीं, नहीं, क्योंकि ना तो जब आंगन है। आंगन खुले होते हैं, क्योंकि अब हाँ। आंगन रहा नहीं। और आपने जैसा जी। कहा कि कंस्ट्रक्शन इतने हो गए हैं, जी। सुविधा इतना ज़्यादा बिल्कुल आज के मानव जाति ने ले लिया है कि उनका जो परिवेश है वही ख़त्म कर दिया खत्म हो है। गया और शायद ये वजह कि बिल्कुल। शायद अब हम सिर्फ याद ही कर सकते हैं, कविताओं में उन्हें पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। चूँकि आपकी कविताओं में, रचनाओं में प्रकृति की बहुत ज़्यादा जो महक है वो आती है। तो हम ये जानना चाहेंगे, पर्यावरण और प्रकृति पर हम ये बात करना चाहेंगे, जो कि मैंने शुरुआत में ही की, कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने यही कहा कि प्रकृति मानव जाति को कहीं ना कहीं संकेत दे रही है और हमें संभल जाना चाहिए। और हो ना हो, शायद अभी जो परिणाम सामने आ रहे हैं, जो हम भुगत रहे हैं, शायद प्रकृति हो ना हो अपना हिसाब कर रही है। इसे किस तात्पर्य में आप देखती हैं, किस तरह से व्याख्या करना चाहेंगी आप? प्रकृति जब निर्माण की थी धरती का, तो उसको पता नहीं था कि जिसे हम जन्म दे रहे हैं वही जी। एक दिन हमारा विनाश कर देगी। मनुष्य बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसमें चाह है, सब कुछ पा लेना चाहता है, जी। सब कुछ पा लेना चाहता है, और पाने के पीछे वो क्या ख़त्म कर रहा है वो समझ नहीं पा रहा है।
तो अपनी तरक्की के लिए हमने अपने जंगलों को काट दिया। आप अगर सफ़र करेंगे तो जो खूबसूरती मुझे बरसात में दिखती थी जी। रोड से सफ़र करते समय, वो पहाड़, नदियाँ, पौधे, वो सब खत्म होते चले जा रहे हैं। हम 4 लेन बनाते जा रहे हैं और पहाड़ों को काटते जा रहे हैं। तो जो संतुलन है, पहाड़ और नदी का संतुलन है, अगर हम पहाड़ ख़त्म करते हैं तो नदी का भी संतुलन गड़बड़ाता है। ग्लेशियर, उसके कारण अभी पिछले साल ही ग्लेशियर पे गलने की भी घटना पड़ी होगी, जो इस जी। तरह से बाढ़ वगैरह बढ़ आ जाते हैं। तो वो सारा कुछ हमारे प्रकृति के दोहन के बिल्कुल। कारण ही हो रहा है। तो हम जितना काटते हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ है, जो हम नुकसान कर रहे हैं उसका भरपाई भी हम करते चले जाएं। क्योंकि जो सीमित है, जो चीज़ें सीमित है, अगर हम उसको ख़त्म करेंगे, आदमी तो बढ़ रहा है, ज़मीन तो नहीं बढ़ रही है, मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं, ज़मीन तो जो है बस वही है। जी। अगर हम उसे ख़त्म करते हैं तो हमें उस तरह का कुछ ऐसा करना होगा, या तो हम अपने अपार्टमेंट्स में या हम अपने बालकनी में वृक्षारोपण करें, किचन गार्डन जी। बनाएं, या बड़े क्या कहते हैं, रोड को काटते समय जब हम बाहर पेड़ों को काट देते जी। हैं तो उसको कहीं ना कहीं, अब तो कई जगह लोग कर भी रहे हैं, बिल्कुल। तो वो हमें करना ही होगा, सचेत तो होना ही होगा। लेकिन अभी भी बहुत लोग नहीं सचेत हैं, कुछ ही लोग हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं। जी। अभी जैसे कि कोरोना में ऐसी स्थितियां भी हुई, हमारे गंगा में आपने भी देखा हो कि लाशों को फेंक दिया जी। गया, और फिर हम कहेंगे कि गंगा ये अशुद्ध हो गई। मन में बैठा हुआ कि नहीं, गंगा तो बहुत पवित्र है। जी। कोई भी चीज़ कितना भी पवित्र होगा, उसकी भी तो एक लिमिटेशन होती है ना। तो आप अपनी सुविधा के लिए वो कर देते हैं। जी, ये तो एक तरह से ऐसा हुआ कि आप आंख बंद करके आप प्रकृति पर जो जुल्म है वो वो ढा करते रहे हैं, रहे, सब हाँ। कुछ जान रहे हैं, सब कुछ आंखों के सामने, उसके बावजूद भी आप उस कदम को उठा रहे हैं जो हाँ। आपको बिल्कुल कतई नहीं करने की आवश्यकता ये है। सोचने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं, बस मैं सुखी हूँ, ये नहीं सोच रहे कि बिल्कुल। हमारी आने वाली पीढ़ी वो क्या करेगी, वो कैसे वो सुखी क्या करेगी, हमारे बच्चे तक ठीक है, हमारे बच्चों के बच्चे जब होंगे जी। तो ना तो उसके पास ज़मीन होगी, ना पानी होगा, ना ऑक्सीजन होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन हम सिर्फ आज सोच रहे हैं, हमें फ्यूचर ज़रूर सोचने की ज़रूरत है कि आने वाली पीढ़ी क्या करेगी फिर। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और हमें सीख लेने की आवश्यकता। अब अगर नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? कब ये वाकई सीखेंगे? में ये ऐसा समय है जो हमें बहुत ही बड़ा संकेत मिला है विश्व के स्तर पर, और वाकई में अगर अभी हम नहीं संभले तो वाकई में आने वाले जो दिन होंगे हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही दुर्दशा होगी, इसे हम कतई इनकार नहीं कर सकते हैं। सत्या जी, एक और बात है, अपने लेखन में आपने कई सारी स्त्रियों के का जो मुद्दा है वह भी उठाया, उसका भी जिक्र किया है। समाज में अगर हम बात करें तो समाज के ऐसे कई वर्ग हैं जहां पर महिलाओं के साथ दुर्दशाएं होती हैं, अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो ऐसे कई हैं। बिहार के कुछ जिले की बात की जाए, आपने झारखंड का भी जिक्र किया था, तो उसका भी मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिलाओं को बिल्कुल, प्रताड़ित किया जाता है। ये हैरानी की बात तब होती जब उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल होती हैं। आखिर ये जो मानसिकता है कब तक रहेगी? क्या लगता है कि ये खत्म कब होगी? ये जो डायन बिसाही का मुद्दा है, जी। तो बहुत हद तक कई चीज़ें हैं इसमें। जी। अगर आप ऊपर से देखें तो आदमी अंधविश्वास से जोड़ के देखता है, बट अंधविश्वास वाली बात मुझे बहुत हद तक नहीं लगती, क्योंकि हम लोग अंधविश्वास के दौर से बहुत आगे अब बढ़ चुके हैं। बिल्कुल। शिक्षा का स्तर गांव देहात सब जगह पहुंचने लग गया है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जी। जो बहुत हद तक मुझे ये समझ में आती है बात। क्योंकि पति जब मर जाते हैं तो हिस्सा अगर नहीं देना है औरतों को, हम्म, तो वहाँ पे उसे डायन जी, ये घोषित तरीका कर एक दे- तरह से इजाद किया जाता है। हाँ, इस तरह से कर दिया जाता है। या फिर औरतों को जो अकेले हो गई, विडो हैं, जी। तो आसपास के कई लोग होते हैं जो उसको अपनी प्रॉपर्टी समझने लग बिल्कुल। जाते हैं। और अगर औरत ये है जो समर्पित नहीं हो सकती है या कुछ है, तो एक पाने का तरीका वो भी होता है बिल्कुल। कि उसको, अगर मुझे ये समझ में नहीं आती है, क्या व्यक्ति जान रहा है कि वो डायन है, वो कुछ भी कर सकती है, जी। तो फिर उसे मलमूत्र कैसे पिलाते हैं लोग? बिल्कुल। अगर उसके अंदर वो पावर है कि वो कुछ भी कर सकती है, तो मलमूत्र पिलाने के बाद उसके ऊपर कोई भी टोना टोटका करके उसके पूरे वंश को ख़त्म कर सकती है। जी। तो ये बात किसी को उसका सर मुड़वा दिया गया, उसे कई बार उसे बिल्कुल न्यूट कर दिया जाता जी। है, उसके सारे वस्त्र उतार दिए जाते हैं, बिल्कुल गांव देहात में नंगे घुमा दिया जाता है, जी। मल मूत्र पिलाया जाता है। तो अगर वो सचमुच डायन है, वो सचमुच जादू टोना करती है, तो क्या इस घटना के बाद वो जादू टोना नहीं करके ख़त्म कर देगी?
ये सोचने की बात है। ये बात, यही बात मुझे बार बार अपील करती है कि वो इतनी बड़ी जादू टोना तंत्र मंत्र जानती है कि जी। किसी को बीमार कर दे, किसी के को कुछ कर दे, जी तो इस घटना के बाद भी कर सकती है। बिल्कुल। तब तो और भी ज़्यादा कर सकती है, पूरे गांव को समाप्त कर सकती है अपने जादू टोना से। जी। बट वो तो ऐसा करती नहीं है, जी। वो तो कहाँ कर पाती है ऐसा। तो उसको तो मेंटल हरास किया जाता है, या तो उसको उसके शरीर की चाह होती है या उसके प्रॉपर्टी की चाह होती है, जी। इसलिए उसको डायन नाम से जी घोषित किया जाता है। और ये मुझे बहुत ही दुखदाई बात लगती है। जी, बहुत दुखदाई है। और हाँ। बिल्कुल ये समाज में एक तरह से देखा जाए तो ये अपराध से कम नहीं है। और वाकई में उम्मीद हम यही करेंगे कि हमारा जो समाज है, हमारे जो लोग हैं, चाहे वो गांव के सुदूर क्षेत्रों में है, देहात में हो, या फिर कहीं भी किसी राज्य के किसी भी ज़िले में हो, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना करें। और अवेयरनेस के साथ साथ लोगों में कहीं ना कहीं जो जागरूकता है वो भी फैलाने की आवश्यकता है। सत्या शर्मा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपसे कई सारी बातें हुई साहित्य के मुद्दे पर और लेखन के मुद्दे पर, इसके लिए आप बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया करना बहुत चाहेंगे। बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी और खास करके आपका जो फ्रेंडली नेचर, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं जी। बहुत सहज होकर अपनी बातों जी। को आपके सामने रख पाई। जी बहुत धन्यवाद चलिए, आपका। बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आपका करना चाहेंगे, आपका जी। सत्या शर्मा कीर्ति जी। तो दर्शकों, अपने इस खास कार्यक्रम बिहार बयान में हमने आपको रूबरू करवाया साहित्यकार सत्या शर्मा कीर्ति जी से, जिनसे कई सारी बातें हमने आपके समक्ष रखा। और प्रकृति के संदर्भ में अगर देखा जाए तो शुरुआत से ही हमने अपील करते आ रहे हैं कि आप प्रकृति से प्यार करना शुरू कर दीजिए, पर्यावरण से लगाव कीजिए, इससे प्रकृति भी खुश रहेगी और आप भी खुश रह पाएंगे। चलिए, हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, खत के माध्यम से आप जरूर बताएं। और खत लिखने के लिए उठाए कागज़ और कलम और फटाफट नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रीजर रोड 800001। हमारा ईमेल आईडी है director dd के patna@gmail.com।